हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगी, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होंगी। आज हम करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर मध्यकालीन इतिहास। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक अग्निवंशीय सिद्धांत दिया गया था, जो कि दिया गया था चंद्रबरदाई के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बताया था कि आबू पर्वत के ऊपर एक ऋषि है, उनका नाम था वशिष्ठ, नाम से एक ऋषि थे। इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, तो इस यज्ञ से उन्होंने 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में बताया। और इनमें से प्रमुख जो वंश थे वो थे प्रत्यार और परमार और चालुक्य और चौहान, जिसमें से चौहानों की उत्पत्ति सबसे अंत के अंदर हुई थी। और कुछ समय के बाद में जो मुणोत नैणसी, जिनका संबंध जोधपुर से, और सूर्यमिल मिशन, जिनका संबंध बूंदी से, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, तो आगे चौहान वंश का संबंध सूर्यवंशी से बताया गया था। उनमें से प्रमुख रूप से जो पुस्तकें हैं वो है, पहली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विषय। इसके अंदर ये बताया गया था कि जो चौहान वंश है उन इसका संबंध किससे, सूर्यवंशी से है। और इस पुस्तक के लेखक थे जयानक। और आगे वाली पुस्तक है वह है अमीर महाकाव्य। इसके अंदर ये बताया गया था कि जो ये चौहान वंश का संबंध सूर्यवंशी से, और इस पुस्तक के लेखक थे नयनचंद्र सूरी। और नंबर 3 पुस्तक है अमीर रासो। इस पुस्तक के लेखक है जोधराज। और अजमेर अभिलेख है एक, और उसका जो लेखक उसका जो निर्माता वह है विग्रहराज चतुर्थ। इसके अंदर भी ये लिखा गया था कि जो चौहान है वह सूर्यवंशी है। बाद में एक व्यक्ति थे जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी थे, इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। इसके बाद आगे वाला आता है चंद्रवंशी सिद्धांत। इसके अंदर एक है हंसी अभिलेख और एक है अंचलेश्वर अभिलेख, जो कि हमारे राजस्थान की सिरोही से संबंधित है। इन दोनों अभिलेखों के अंदर यह बताया गया है कि इस चौहान वंश का संबंध चंद्रवंश से है। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर 3 सिद्धांत। इस नंबर 3 सिद्धांत के अंदर ये है ब्राह्मण वंशी सिद्धांत। तो इसके अंदर देखिए, पहला आता है बिजोली अभिलेख, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। और दूसरा है चंद्रवती अभिलेख, जो कि बिजोलिया के अंदर है। और एक है कायम रासो नामक पुस्तक, जो कि जानकवी के द्वारा लिखी गई है। और एक चौथे व्यक्ति है दशरथ शर्मा, इन्होंने भी ये बताया है कि जो चौहान है उनका संबंध ब्राह्मण वंश से है। इनको देखते हैं हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये दशरथ शर्मा जी है, जो कि शर्मा है वो क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण वंश का समर्थन करेगा, तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये केवल याद रखने से समझते हैं। और आगे वाला एक इसके अंदर देखिए, जो ये बेस से ब्राह्मण शुरू होता है और बेस से ही बिजोलिया शुरू होता है। तो इन दोनों को आप थोड़ा बहुत संबंध बनाकर याद रख सकते हैं, और बाकी दो आपको याद करने हैं वो याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कि जो चौहान वंश है उनका संबंध विदेशी प्रजाति से किसने बताया था। तो इसके अंदर एक आते हैं जेम्स टोड, और एक आते हैं विलियम क्रुक, और एक आते हैं वी स्मिथ। ये जो 3 व्यक्ति थे, हमको बताया कि ये तीनों व्यक्ति क्या थे, ये भी तीनों व्यक्ति विदेशी थे। इन्होंने इसलिए ये बताया कि हम लोग भी विदेश से आए हैं, तो ये भी चौहान वंश था, वह भी कहाँ से आया था, विदेश से आया था, इसलिए इन्होंने ऐसा बताया है। अब एक आगे आता है वत्स वंशीय। इसका जो उल्लेख है वो है सेवाड़ी अभिलेख के अंदर किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति स्थल के बारे में क्या है। तो जो चौहान थे उनका उत्पत्ति स्थल बताया गया है स्पादलक्स। ठीक है, अब स्पादलक्स बताया गया, इनका चौहानों का उत्पत्ति स्थल बताया गया है स्पादलक्स। तो जो
स्पादलेक्स एरिया है उसको, जो सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र है उसको कहा गया है स्पादलेक्स। ठीक है। और जो इस स्पादलेक्स क्षेत्र की जो राजधानी है वो कही गई है यही छतरपुर, जो कि नागौर के अंदर आता है वर्तमान के अंदर, उसको कहा गया है, ये कलर ट्राई करते हैं एक बार, उसको कहा गया है स्पादलेक्स। ठीक है। ये था ज्वानों की उत्पत्ति स्थल, यानी कि जो कि मुख्य रूप से ज्वानों की उत्पत्ति स्थल है वह बताया गया है स्पादलेक्स को। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि जो कि ज्वानों की जो रियासतें थी उनमें मुख्य रूप से 7 रियासतें थी। एक थी इनकी सांबर, एक है रणथंभौर, एक है नाडोल, एक है जालौर, एक है सिरोही, एक है बूंदी, एक है कोटा। इसमें से हम पहले देखेंगे जो कि सांबर अजमेर के ज्वानों का इतिहास है, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है। तो इनके अंदर हम देखते हैं कि जो कि सांबर का इतिहास है, इसमें देखते हैं कि सांबर में ज्वान वंश का शासन था। तो जो सांबर अजमेर के ज्वान थे उनका जो संस्थापक था वो वासुदेव को मानते हैं। और राजशेखर की पुस्तक है एक, उसका नाम है प्रबंध कोश। ठीक है। इसके अनुसार 551 ईस्वी में सांबर चौहान राज्य की स्थापना हुई थी। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया था। यहाँ से क्यों सुनाया हुआ है RSSB बोर्ड के अंदर कि कौन से अभिलेख के अनुसार, यानी कौन से अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा करवाया गया है, तो वह अभिलेख कौन सा है, बिजोलिया अभिलेख है। और इसके अंदर एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना गया है, वह है वासुदेव। ओके। अब इसके बाद देखते हैं आगे का। आगे इसके जो वासुदेव था उनके बाद शासक बने वह था सामंतराज। अगला शासक कौन बना, सामंतराज बना। इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि जो कि सामंतराज था ये, यानी सामंतराज के समय चौहान पहले प्रत्यारों के सामंत थे, यानी से सामंतराज आता है, यानी प्रत्यारों के सामंत थे ना, वह किसके समय थे, यानी सामंतराज के समय थे। अब आगे बताया गया है कि प्रत्यार राजा नागभट्ट सेकंड ने इसे वीर की उपाधि दी थी, यानी वीर की उपाधि किसे दी थी, यानी जो सामंतराज को उपाधि दी थी। लेकिन कालांतर में इसने प्रत्यारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ठीक है। यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। और गुवक में अर्शनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जो चौहानों का इष्ट देव है। इनके कार्यकाल की मुख्य रूप से 3 बातें हमको याद रखनी है कि यानी सामंतराज के समय ही ये पहला स्वतंत्र राजा बना था। ठीक है। और इन्होंने ही क्या बनाया था, अर्शनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्शनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी सामंतराज ने करवाया था। और ये यानी इनको वीर की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी यानी नागभट्ट सेकंड ने इनको वीर की उपाधि दी थी। यानी सामंतराज के कार्यकाल के बारे में हमको केवल 3 बातें याद रखनी है। अब इसके बाद आता है वो नंबर 3 प्रशासक बनता है, वह आता है चंद्रराज। इनकी रानी का नाम आतमप्रभा था, जो कि पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी और ये योगी क्रिया में निपुण थी। ठीक है गाइज। अब इसके बाद देखिए वाघपति राज आता है, यानी वाघपति राज को 108 युद्धों का विजेता था, यानी 108 युद्धों का विजेता कौन था, वह था वाघपति राज। इसका पुत्र लक्ष्मण राज नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की। ठीक है। यानी वाघपति राज ने कौन से राज्य की स्थापना की थी, यानी वाघपति राज के पुत्र जो कि लक्ष्मण राज था उसने कौन से चौहान राज्य की स्थापना की थी, वह था नाडोल। ठीक है। अब आता है विग्रहराज सेकंड, यानी विग्रहराज सेकंड। इनके बारे में इनके बारे में क्या कहा गया है, इनके बारे में है कि गुजरात के चालुक्य राज्य मूलराज प्रथम को हराया और भरूच जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर है, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया। ठीक है।
अब इसके बारे में हमको ये दोनों बातें याद रखनी है जो कि आरपीसी के अंदर पूछ सकती है। तो इनके अंदर याद रखना है कि ऐसा कौन सा चौहान राजा था जिसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया। वह कौन था? विग्रहराज सेकंड। ठीक है। और इसके बारे में हमको एक बात और ये भी याद रखनी है कि किसने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इधर तो आ गया कौन है, इनकी कुलदेवी कौन सी थी? आशापुरा माता। और इसका निर्माण किया था विग्रहराज चतुर्थ, सॉरी विग्रहराज सेकंड ने। और ऊपर है जो कि चौहानों के इष्ट देव है, वह कौन है? अश्वनाथ मंदिर। और अश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह थे सामंतराज। अब इसके बाद आगे वाला शासक देखते हैं, गोविंदराज थर्ड, यानी प्रबंध कोश के अनुसार इसने गुजरात के चालुक्य राजा भीम फर्स्ट के साथ मिलकर मोहम्मद गजनवी को रोका था। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने मोहम्मद गजनवी को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। और इसकी उपाधि है वेरी गट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यानी ये पूछा गया है कि वेरी गट उपाधि किसकी है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ये भी याद रखनी है, वह है गोविंदराज थर्ड। ये बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि वेरी गट किसकी उपाधि है, वह है गोविंदराज थर्ड। अब इसके बाद देखते हैं दुर्लभराज थर्ड। ये गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब आगे वाला शासक आता है विग्रहराज थर्ड। विग्रहराज थर्ड के बारे में, इसने गजनी के शहाबुद्दीन को हराया था और गजनी के कुल्ली शाह को भी हराया था। इसने पुष्कर आक्रमण के दौरान 700 चालुक्यों को मार दिया था। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखना है कि पुष्कर आक्रमण के समय 700 चालुक्यों को मारने वाला चौहान शासक कौन था? वह था विग्रहराज थर्ड। अब इसके बाद देखते हैं अज्यराज के बारे में। अज्यराज का इसमें सबसे पहले RSSB बोर्ड में इनका कार्यकाल पूछा गया है कि इनका कार्यकाल कितना है। इनका कार्यकाल है 1105 से 1133 तक। अब देखते हैं कि 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और यहाँ पर किले का भी निर्माण कराया। और गजनी की मुस्लिम सेना को हराया था इसने। अपनी रानी सोमलेखा यानी सोमल देवी के नाम पर इसने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। यानी इसकी रानी का नाम था सोमलेखा या फिर सोमा देवी। इसने चांदी व के तांबे के सिक्के चलाए थे इसके नाम पर। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी से ढक दिया था। वाह भाई, देख लो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रखी है, या फिर असली में, या फिर ऐसा भी पॉसिबल होता है क्या? यानी पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने संपूर्ण पृथ्वी को किससे ढक दिया था? चांदी से ढक दिया था, क्योंकि पार्श्वनाथ मंदिर में इसने सुवर्ण कलश भेंट किया था, बस इसलिए बोला गया है। इसके गुजरात व धर्मघोष के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता इसने ही यानी अज्यराज ने की थी। ठीक है, यानी गुजरात व धर्मघोष के बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अज्यराज ने की थी। अपने अंतिम दिनों में ये सन्यासी बन गया था तथा अपने बेटे अर्णराज को इसने राजा बनाया था। ठीक है, इसके बारे में मुख्य रूप से हमको केवल एक बात तो याद रखनी है कि इसने अजमेर की स्थापना कब की थी, यानी 1113 ईस्वी में। और इसका कार्यकाल याद रखना है। और इसका याद रखना है कि इसकी रानी का नाम याद रखना है कि इसकी रानी का नाम था सोमलेखा। इसने अपनी रानी के नाम पे चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है हमको। अब देखते हैं अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के बारे में ये बताया गया है कि अजमेर के समीप तुर्कों को हराया था और यहाँ पर अन्ना सागर झील का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसने मालवा के नरवर्मा परमार को हराया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अर्णोराज के समय मालवा का शासक कौन था, यानी नरवर्मा परमार था। ठीक है गाइज, अब आगे वाला देखते हैं। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया था, यह भी पूछा गया है। और उसकी राजकुमारी यानी कांचन देवी से विवाह भी किया था। आगे है कि गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा दिया था। और पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का भी निर्माण कराया था।
देखिए गाइज, जो अरुणराज है ना, इसकी सभी की सभी बातें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मालवा के, यानी इनके समय जो मालवा का शासक कौन था, वह था नरवर्मा परमार। अब एक आगे वाला ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने गुजरात के कौन से शासक को हराया था, तो उसका नाम था क्या, जय सिंह सिद्धराज। ठीक है। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कुमारपाल चालुक्य ने किस चौहान शासक को हराया था, तो उसका नाम क्या है, अर्णोराज को हरा दिया था भाई इसने। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वह था अर्णोराज ने। इसने खत्तरगस संप्रदाय को भूमि अनुदान दी थी। ठीक है। और इसके दरबारी विद्वान कौन थे, एक था देवघोष और एक था धर्मघोष। इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी। यानी यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो चौहान वंश का प्रथम पितरंत है ना, वो किसको बोलते हैं, जगदेव को बोलते हैं भाई। ठीक है। जगदेव, इसे इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इसे हटा दिया था, जो कि इसके बाद राजा बना था। और विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। भी ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आगे दिया गया है, ललित विग्रहराज के अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को भी हराया था। ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कि गुजरात की कुमारपाल चालुक्य को हराया था। किसने हराया था, जो विग्रहराज चतुर्थ था ना, इसने इसको वापस हरा दिया था। यानी जो कुमारपाल था ना, इसने पहले इसके पिता को हराया था अर्णराज को, और फिर जो इसका बेटा आया यानी विग्रहराज चतुर्थ, इसने कुमारपाल चालुक्य को हरा दिया था। इसके बाद है, इसने दिल्ली के तोमरों को हराया था और अपना सामंत बना लिया था। इसने दिल्ली के शिवालिक अभिलेख को भी लिखवाया था। ठीक है। और यह अशोक दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखाया गया है। ठीक है। यह बात ध्यान रखना है कि कौन से चौहान शासक ने यानी अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख लिखवाया था, तो उसका नाम क्या है, विग्रहराज चतुर्थ था वो। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं आगे वाला। तो ये विग्रहराज नौवां नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्वालियर का नाम बदलकर ग्वालपुर कर दिया था। ठीक है। और धर्मगो सूरी के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शासक ने या फिर किसके कहने पर, धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी, तो वह कौन था, वह था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, अभिमत सूरी के कहने पर मेवाड़ के समर सिंह से पशु हत्या पर भी रोक लगवा दी थी। देखिए, ये बिल्कुल हिंदू का समर्थक था, यानी जो हिंदुओं के जो भी रीति रिवाज थे उनका ये बहुत ज़्यादा पालन कर रहा है। इसने हरिकेली नाटक लिखा था, जो कि कीर्ता रजुनियम पर आधारित है। तो हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, विग्रहराज फोर्थ। और जो किस पर आधारित था, कीर्ता अर्जुनियम पर आधारित था। ठीक है। इसके बाद देखिए, अपनी राजधानी अजमेर से यानी सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना कराई। यानी अजमेर के अंदर इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना कराई, और इसके दीवारों पर ललित विग्रहराजता हरिकेली की पंक्तियाँ लिखी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि जो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला है उसका निर्माण किसने कराया, तो पहला क्वेश्चन ये आता है। और आगे वाला क्वेश्चन है कि जो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला है उसके दीवारों पर कौन से नाटकों की पंक्तियाँ लिखी गई है, तो इसमें नाटक दो है, एक ये और एक हरिकेली वाला। आगे देखते हैं कि कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ा
था उसे एक मस्जिद में बदल दिया था। इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाही का 2.5 दिन का उर्स लगता है तथा इसे अंत इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए बोलते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन के अंदर किया गया था, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं वहाँ पर, इसलिए नहीं है। और इसकी रियलिटी यही है कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। बिसलपुर बिसलपुर नामक नगर की स्थापना की। तथा यहाँ पर तालाब एवं गोकर्णेश्वर नामक मंदिर बनवाया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। अब देखते हैं इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी उपाधियाँ थी। एक है बिसलदेव नाम से उपाधि थी। एक इनकी उपाधि है कवि बंधु, यानी ये पृथ्वीराज विजी के अनुसार है, यानी ये अपने दरबार के अंदर बहुत सारे कवि रखता था। और आगे है कि किलहोर्न, यानी किलहोर्न के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ और कालिदास और बहुपति के समान था। यानी किलहोर्न ने ऐसा बताया था कि जो विग्रहराज चतुर्थ है इसकी समानता कालिदास और बहुपति से की गई है। ठीक है, इसके बाद है कि नरपति नाले के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी बिसलदेव रासो। इस बुक में विग्रहराज चतुर्थ तथा राजमती के प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। एक है इसका सोमदेव, एक इनका कौन है दरबारी सोमदेव, और इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, उसका नाम क्या नाटक का, ललित विग्रहराज नाम से इन्होंने एक नाटक लिखा था। इस पुस्तक में विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सोमदेव के द्वारा जो लिखा गया नाटक था, तो सोमदेव ने यह बताया था कि इनकी जो प्रेम कहानी है वह देसल देवी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इधर बिसलदेव रासो के अंदर विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके बाद में ये बुक गोडवाड़ी में लिखी गई है। कौन सी बुक लिखी गई है गोडवाड़ी के अंदर, देखिए ये जो बिसलदेव रासो है ना, ये बुक लिखी गई है गोडवाड़ी के अंदर, जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। ये पाली से और जालौर के बीच में बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद में शासक बनता है अपर गांगे। यह विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था और जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। तो इसके बाद शासक कौन बनेगा, पृथ्वीराज सेकंड बन जाएगा। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। अब देखते हैं पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। यानी पृथ्वीराज सेकंड 1167 के हांसी विलय के अनुसार, यानी 1167 के अंदर हांसी विलय के अनुसार इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था और अपने मामा गुहिल विलन की नियुक्ति यहाँ पर की थी। ठीक है गाइज, इसके बाद में देखते हैं कि 1168 में रूठी रानी मंदिर से घोड़े अभिलेख के अनुसार इसने अपने राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। और इसके बाद बताया गया है कि यह अभिलेख, कौन सा अभिलेख, ये जो कि हांसी अभिलेख है, ये स्वाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। मेवात में सुटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। अब देखते हैं सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर के पिता का नाम था अर्णोराज और इनकी माता का नाम क्या था, कांचन देवी। जो कि कांचन देवी किन की पुत्री थी, यानी कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। और इसका बचपन कहाँ पर बीता है, गुजरात के अंदर बीता है, यानी सोमेश्वर का बचपन। इसने कोंकण के राजा यानी मल्लिकार्जुन को हराया, जो कि कुमारपाल चालुक्य का शत्रु था। इसने अपने पिता अर्णोराज तथा अपनी मूर्ति अजमेर में लगवाई थी। अजमेर में वैद्यनाथ शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और बिजोलिया अभिलेख, इसकी
इसके शासनकाल में लिखा गया। यानी जो बिजोलिया शिलालेख है वह किसके शासनकाल में लिखा गया, वह है सोमेश्वर के शासनकाल में लिखा गया है। अब देखते हैं आगे आगे जो कि सोमेश्वर अभिलेख है वह 1170 ईस्वी में लिखा गया था। पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है, गुणभद्र है। और इसके लेखक कौन है, वह है केशव। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, वह है गोविंद। यानी उत्कीर्ण का मतलब आ गया कि उनके ऊपर जो लोहे से जो भी औजार लेकर उस अभिलेख पर जो अंक लिखे वो तो लिखे गोविंद ने कि उस अभिलेख पर क्या लिखना है, उस अभिलेख पर क्या लिखना है। और ये सब बताने वाला कौन था, केशव था। ठीक है। और थोड़ा बहुत जो प्रशस्ति थी वह लिखा था किसने, गुणभद्र ने। यानी प्रशस्ति और अभिलेख के अंदर अंतर यही है कि कोई भी राजा है उसकी ये प्रशंसा के बारे में कोई भी ये श्लोक लिखे जाते हैं तो वो तो लिखे गुणभद्र ने और उसको बोलते हैं प्रशस्ति। और उस राज्य की जानकारी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसको बोलते हैं अभिलेख। और इस अभिलेख को लिखा था ये केशव ने। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि इस अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है। जो कि बिजोलिया अभिलेख था ना, इसके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है ये देखते हैं। ये अभिलेख निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान करता है। यानी सबसे पहले इसने यह बताया कि जो चौहान वंश है उसकी क्या गोत्र है, ब्राह्मण। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस आपको याद रखना है बिजोलिया और बेस आपको याद करना है क्या है, ब्राह्मण वंश। ठीक है गाइस। इसके बाद आगे बताया गया है कि वासुदेव ने संबर झील का निर्माण कराया था। ये कहाँ पर लिखी गई है, ये लिखी गई है बिजोलिया अभिलेख में। और नंबर 3 पॉइंट इस अभिलेख में लिखा गया है कि विग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और नंबर 4 पॉइंट है कि सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को इसने ये रेवणा नामक गांव दान में दिया था। यानी ये पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव दान में दिया, रेवणा नामक। और किसने दिया, सोमेश्वर ने। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए कि जो भी मंदिरों को भूमि अनुदान में दी जाती है उसको बोलते हैं दोहली। और सोमेश्वर की उपाधि क्या थी, वह थी प्रताप लकेश्वर। ठीक है। शैव और जैन तीर्थों के नाम है ना वह इस अभिलेख से प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए कि जो स्वानों का प्रशासनिक विभाजन है वह इस प्रकार था। पहले था देश और फिर था पतन, फिर था पुर और फिर था ग्राम। और प्रशासनिक अधिकारी जो कि गाँव के अंदर लगाए जाते थे वे कहलाते मेहतर। और जो प्रतिगण के अंदर लगाए जाते और वे कहलाते परिकरई। अब देखिए एक इधर दिए गए राज्य के प्राचीन नाम, इधर तो नाम दिए गए प्राचीन नाम और इधर दिए गए वर्तमान नाम। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि ये आरपीसी के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरएसबी बोर्ड के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो भी आगे का पार्ट है वो आगे वाली वीडियो में आएगा। थैंक यू गाइज।